नमस्कार दोस्तों। 6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मी पूरे जोरों शोरों पर थी। एक सुखद माहौल पूरे शहर में था। नीला आकाश, सूरज चमक रहा था। एक सामान्य सोमवार के दिन लोग सुबह सुबह अपने ऑफिस जा रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे। तभी अचानक कुछ लोगों की नज़र आसमान में जाती है। Having ignored American demands for surrender, the Japanese were now to experience the effects of a new weapon of destruction. दूर होने की वजह से लोग समझ Atom नहीं पाए कि bombs were to be विमान dropped on से Hiroshima and जो लोग देख रहे Nagasaki. थे, उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक परमाणु बम है। और महज 43 सेकंड, जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने, से आसमान से जमीन पर आने में लगते हैं और उसके बाद पलक झपकते ही सब कुछ खत्म हो गया। शहर के हजारों लोगों ने अपने आखिरी समय में एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी देखी और बम इतना विस्फोटक था कि तुरंत आग का गोला बन गया। मानो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि सूरज धरती पर उतर कर आ गया हो और उस तेज रोशनी ने पूरे शहर को एक पल में जलाकर राख कर दिया। और हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था और पलक झपकते ही लगभग 80,000 लोग मारे जाते हैं। और ठीक इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 सुबह के 11:02 पर एक ऐसी सुबह थी नागासाकी के लिए जो काल बनकर आई थी। और फिर एक बार नागासाकी पर अमेरिका परमाणु बम गिराता है और यहाँ भी वही हाल होता है। पलक झपकते ही कई हजारों लोग मारे जाते हैं और इस घटना ने जापान को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर दिया। अब आपके दिमाग में एक सवाल आपको परेशान कर रहा होगा कि आखिर ये परमाणु बम गिराया क्यों गया था, इसकी क्या जरूरत आन पड़ी थी। आइए आज के इस वीडियो में हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम की कहानी को समझते हैं। एक मनुष्य की प्रतिभा से एक नए युग की शुरुआत होती है। सूर्य की आग और विनाशकारी गर्जना के साथ 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 पर पहला परमाणु बम मानव जाति पर गिरता है। और इस पल में रॉबर्ट हाइमर ने हिंदू धर्म के एक पवित्र ग्रंथ का उदाहरण याद करते हुए वो कहते हैं कि अब मैं मृत्यु रूप में हूँ और विश्व का विनाश करने वाला हूँ। उधर 1939 में दुनिया युद्ध की आग में जल रही थी। हमारी कहानी उसी समय से शुरुआत होती है जब हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो एक एक कर अन्य देशों को भी शामिल किया गया। उधर दूसरा विश्व युद्ध 2 प्रमुख गठबंधनों में लड़ा जा रहा था। एक तरफ नाजी जर्मनी, इटली और जापान, जिन्हें ध्रुवी शक्तियों के रूप में भी जाना जाता था। वहीं दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन, रूस और अमेरिका ने एक गठबंधन के रूप में एकजुट होकर लड़ाई लड़ी। फ्रांस और चीन भी इस गठबंधन के हिस्सा थे। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में शुरुआत से ही अमेरिका पूरी तरह से बाहर रहने की कोशिश करता है। पहले विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बाद में अमेरिका ने सोचा कि हम इस दूसरे वर्ल्ड वार से बाहर ही रहें। लेकिन 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला बोल दिया, जिससे अमेरिका को इस युद्ध में शामिल होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और अब फाइनली अमेरिका भी इस विनाशकारी युद्ध में कूद जाता है। और अब ऐसा लगता है कि संडे को जापान द्वारा किया गया अकारण हमला युद्ध की स्थिति बन गई और इस कारण से जापान और अमेरिका के बीच एक भयंकर युद्ध की स्थिति बन गई। हमें जापान के दृष्टिकोण से भी चीज़ों को समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम दूसरे विश्व युद्ध की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान जर्मनी और हिटलर पर सबसे ज़्यादा होता है। हम जापान के बारे में बात ही नहीं करते। ये बात है 1900 के दशक की। जापान में विस्तारवादी शासन था। जिस तरह ब्रिटेन, फ्रांस और अन्य यूरोपीय देश एक दूसरे देशों पर कब्जा कर रहे थे, उन्हें उपनिवेश बना रहे थे, इन देशों की तरह जापान भी वैसा ही कर रहा था। जिस तरह भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा था, उसी तरह 1940 तक इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और चीन के पूर्वी क्षेत्र, उत्तर कोरिया, दक्षिणी कोरिया, लाओस, ये सभी जापानी साम्राज्य के हिस्सा थे। उधर जापानी विस्तारवादियों ने ग्रेटर एशिया की बात तो की कि हम एक ऐसा एशिया का निर्माण करना चाहते हैं जो एकजुट हो, लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा था अन्य विस्तारवादियों की तरह। और उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया, संसाधनों का फायदा उठाया सिर्फ अपने हित के लिए। 1931 में उत्तरी चीन के मंचूरिया क्षेत्र में पहला बड़ा विस्तार किया और उन्होंने मंगोलिया में सोवियत संघ के क्षेत्रों पर कब्जा करने की एक योजना बनाई। और उधर दक्षिण में उन्होंने वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्रों पर कब्जा करने की योजना बनाई। और दक्षिण की बात करें हम, तो आज के वियतनाम और कंबोडिया जैसे देश उस समय फ्रांसीसी साम्राज्य का हिस्सा थे और फ्रेंच इंडो चाइना के नाम से भी जाना जाता था। क्योंकि जापान उन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उन्होंने पहले फ्रांसीसी साम्राज्य को हराना जरूरी था। और अब उन्होंने
फ्रांस पर युद्ध की घोषणा कर दी, उनके क्षेत्रों पर कब्जा कर लिए। इस कारण से जापान भी दूसरे विश्व युद्ध का भागीदार बन जाता है। जब हिटलर दूसरे देशों में युद्ध की घोषणा कर रहा था और वो एक दूसरे इलाकों पर कब्जा कर रहा था, तब जापान भी ऐसा ही एशिया में कर रहा था। उधर अमेरिका ये सब होते हुए देख रहा था, लेकिन वो अभी भी सेना का प्रयोग करके युद्ध में दखल नहीं करना चाहता था। लेकिन अमेरिका ने सोचा इन्हें रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कुछ आर्थिक कार्यों का चुनाव करने का फैसला किया। इसलिए अमेरिका ने जापान को तांबा, लोहा और स्टील जैसी जरूरी सामान देना बंद कर दिया। इससे अमेरिका को उम्मीद थी कि जापान की विस्तारवादी नीतियों को झटका लगेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर कुछ समय बाद अमेरिका ने जापान को तेल देना भी बंद कर दिया, और उस समय जापान के लिए तेल एक अत्यंत इम्पोर्टेंट साधन था। उस टाइम जापान 80% तेल अमेरिका से लिया करता था। और फिर अमेरिका ने कहा जापान को सिर्फ एक शर्त पर हम तेल दे सकते हैं, जिन चीन के क्षेत्रों पर कब्जा कर रखे हो वहां से हटना पड़ेगा। जर्मनी और इटली के साथ अपना गठबंधन तोड़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से ये होगा कि महान एशिया बनाने का जापानी सपना जापानी सम्राट द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। और ये सब देखकर जापान ने अमेरिका की वार्निंग को देखा अनदेखा कर दिया, और अब जापान नए रास्ते की तलाश करने लग जाता है। उन्होंने देखा कि मलेशिया और इंडोनेशिया के क्षेत्रों में तेल और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अब उन्होंने कब्जा करने की और अपनी ऑयल की नीड को पूरा करने की एक ड्रिलिंग योजना बनाई, और अब जापान को अमेरिका की धीरे धीरे ज़रूरत खत्म हो रही है। लेकिन इसमें भी अनेक समस्याएं हैं। उस समय इंडोनेशिया डचों के कब्जे में था, जिसे डच ईस्ट इंडीज भी कहा जाता था, जबकि मलेशिया ब्रिटिश सरकार के अधीन था, जिसे ब्रिटिश मलय भी कहा जाता था। ब्रिटिश और डच दोनों ही अमेरिका के पार्टनर थे। अगर जापान ने इन देशों पर हमला किया तो इसका मतलब ये होगा कि अमेरिका उन पर कभी भी हमला कर सकता है अपने पार्टनर्स की रक्षा के लिए। और अब ऐसी संभावना थी कि अमेरिका हमला नहीं करेगा। लेकिन जापान ने फिलीपींस पर कब्जा करने की योजना बनाई, जो उस समय अमेरिका का क्षेत्र था, क्योंकि अमेरिका पहले फिलीपींस पर कब्जा कर रखा था और उनसे अपना उपनिवेश बना रखा था। अमेरिका जापान पर हमला करेगा जब वो उसकी सीमा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, और फिलीपींस के बिना जापान का एशिया पर कब्जा करना पूरा असंभव था। अब ऐसी परिस्थिति में जापान के पास एक ही रास्ता बचा था, और वो था अपनी सीमाओं पर विस्तार करना और उन्हें उपनिवेश बनाना। अगर अमेरिका ने उन पर हमला करने का फैसला किया तो जापान को पहले अमेरिका को चुप कराना पड़ेगा, क्योंकि जापान जानता था कि अमेरिका की ताकत उनसे कहीं अधिक है। इसलिए जापान ने सोचा कि अगर हम अचानक से अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे तो अमेरिका को हमला करने का मौका ही नहीं देंगे। और 7 दिसंबर 1941 के दिन जापानी सेना ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अचानक से और आश्चर्यजनक हमला किया, बिना किसी वार्निंग और बिना किसी चेतावनी के। उन्होंने होनोलुलु शहर में पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसमें अमेरिका को बड़ा भारी नुकसान हुआ। जापानी नौसेना के 350 से अधिक विमानों ने अमेरिका के बंदरगाहों पर हमला कर दिया, और इतनी जबरदस्त बमबारी की कि 2 घंटे के अंदर 19 नेवी के जहाज, 188 सेना के विमान और करीब 2000 से अधिक अमेरिका फोर्सेस के जवान मारे जाते हैं। कुछ ही घंटों के अंदर जापान ने फिलीपींस पर अपना कब्जा कर लिया। लेकिन अगर वास्तविक रूप से कहें तो ये जापान की सबसे बड़ी लापरवाही भरा हुआ कदम था, क्योंकि ऐसे बच्चे सोचते हैं कि पहले हम उस पर हमला कर दें ताकि वो बाद में हम पर हमला ना कर सके। और फिर उनकी सीमाओं पर कब्जा करना ये सोचकर कि आप सुरक्षित हैं, कि उन्होंने कहा था कि हम युद्ध में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अगर आप अमेरिका जैसे देश पर हमला करेंगे, उनके सैन्य ठिकानों पर कब्जा करेंगे, तो उनसे शांत रहने की उम्मीद करना बिल्कुल बेकार है। और इसके ठीक रिटर्न उत्तर में अमेरिका ने घोषणा कर दी कि हम जापान के खिलाफ एक भर दी, और अमेरिका ने जापान के विरुद्ध एक युद्ध का ऐलान कर दिया। अब दूसरे विश्व युद्ध में यहां से अमेरिका की एंट्री होती है। जापान ने अमेरिका पर हमला किया तो इसके बाद ब्रिटेन और चीन ने भी जापान के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया।
उधर नाजी जर्मनी, इटली ने भी 3 दिन बाद में अमेरिका के विरुद्ध युद्ध का ऐलान कर दिया। 1941 के लास्ट तक दूसरा विश्व युद्ध जोरों शोरों पर था और सभी प्रमुख देशों ने एक दूसरे पर युद्ध करने का ऐलान कर दिया। अब हम युद्ध की अधिक जानकारी न देते हुए अब हम 1943 में इटली के सरेंडर पर आते हैं। 1943 में इटली ने सरेंडर कर दिया, जिससे ध्रुव शक्तियों को बड़ा झटका लगा। बाद में जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने भी एक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली और 8 मई 1945 को जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। अब ध्रुवीय राष्ट्रों में जापान ही सिर्फ एकमात्र देश था जिसने सरेंडर नहीं किया था। जापानी सम्राट सरेंडर करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, भले ही उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था। में दोस्तों एक बात और जो जानना आपके लिए काफी दिलचस्प होगा कि जापान के लोगों का इस कदर ब्रेन वॉश किया था कि वो अपने सम्राट को भगवान की तरह पूजते थे और वहां के लोगों ने बताया कि हमारे सम्राट को देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त। तो कुछ लोग सचमुच उनकी तुलना भगवान से करते थे। वो जो भी कहते थे लोग उनकी बात पर आंख मूंदकर विश्वास कर लेते थे। जापानी तानाशाह का इतना बड़ा प्रभाव था कि अगर कोई भी उनका विरोध करता तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। अन्य देशों पर विजय पाना उनकी भलाई के लिए है, ऐसा जापानी सम्राट का कहना था, इसलिए लोग उसे सही मानते थे। उधर युद्ध में जाने वाले सैनिकों को लगता था कि वो एक अच्छे मिशन के लिए लड़ रहे हैं। अगर किसी ने भी उनका विरोध किया तो ढूंढकर मार दिया जाता था। जापानी तानाशाह को बढ़ावा देने के लिए वहां की परंपराओं में भी बदलाव किया गया। उस दौरान समुराई परंपरा में सबसे ज्यादा बड़ा बदलाव किया गया, जिसमें मृत्यु के लिए उन्हें हमेशा तैयार रहते थे और ये लोगों का तानाशाह के प्रति समर्पित करने का एक तरीका था। दोस्तों, जापानी सेना में एक और खतरनाक परंपरा थी, जिसमें समुराई समाज को अपनी जान देने की परवाह नहीं करनी चाहिए थी। इसमें समुराई समाज को अपनी जान की परवाह नहीं करनी चाहिए थी और उसे फाइनल मानना चाहिए था, न कि उससे डरना चाहिए था। लेकिन जापानी सेना ने इसे परंपरा में ही लागू कर दिया। लोगों के सामने इस तरह से पेश किया गया कि सच्चा समुराई वही है जो सम्राट के लिए मरने के लिए तैयार हो। सम्राट के लिए बलिदान देना इसको बहुत बड़ा सम्मान मानते थे वहां के लोग। जापानी सेना की मानसिकता थी कि दुश्मन के सामने सरेंडर करना बहुत बड़ा अपमान है और इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा काम था जो सम्राट के लिए शहीद होने से भी ज्यादा अपमानजनक था। अगर लोगों का ब्रेन वॉश कर दिया जाए तो लोग अपनी जान देने को तैयार हो जाएंगे और तो नाम दिया गया कामिकेज। इन पायलटों को अपनी सेना के विमानों को दुश्मन के लड़ाकू विमानों से टकराने का और इनको नाम दिया जाता है कामिकेज। इन पायलटों को अपनी सेना के विमानों को दुश्मन के लड़ाकू विमानों से टकराने का काम दिया जाता है। स्वयं का बलिदान देना, आत्मघाती हमला। लेकिन ये यही नहीं रुका, बच्चों को भी अपने साथ विस्फोटक में ले जाने लगे ताकि वो टैंकों को नष्ट करने के काम में खुद का बलिदान कर सके। क्या आप लोगों का ब्रेन वॉश के इस स्तर की कल्पना कर सकते हैं? जाहिर सी बात है, हर किसी का ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता। कामिकेज पायलटों की कुछ बड़ी दिल दहलाने वाली कहानियां हैं। कैसे वो अपने मिशन से पहले रात में रोते थे, अपने परिवार को पत्र लिखते थे, वो पूछते थे कि ये जो काम हम कर रहे हैं क्या ये सही देश के लिए हो रहा है।